बचपन से ही आपने डिसीजन ले लिया था कि आपको एक्टर ही बनना है? नहीं, डिसीजन तो हम आज भी नहीं ले पाए कि हमें एक्टर ही बनना है। अच्छा। मजाक नहीं कर रहा हूँ। आपका जो थिएटर से लेके बॉलीवुड की जो जर्नी रही है वो सफर कैसा था? थिएटर मेरी दाई माँ है। 9 रसों का मीनिंग समझाने की समझ थिएटर ने दी हमें। यहाँ तक मुझे पहुँचाने में थिएटर का ही योगदान। ये जो कॉमेडी रोल्स का जो है सिलसिला, वो आपका एक कॉन्शियस चॉइस थी सिलेक्ट करने की, क्या वो एक नेचुरल फ्लो में हो गया था? जो टाइप कास्ट से हमारी लड़ाई थी, शक्ल सूरत और फिजिक नहीं बदल सकते आप, मेंटालिटी ऑलवेज चेंज करने की कोशिश की और उसमें कामयाब रहा। राइटर जब कोई वो एक कैरेक्टर लिखता है आपके लिए, तो इट फील्स लाइक वो कैरेक्टर आपके लिए लिखा हुआ है। कॉमेडी अपने आप में किंग है। हंसी के कद को कोई दुनिया का बंदा छू नहीं सकता। योर फेवरेट डायलॉग? मारो मारो हमको जिंदा मत छोड़ो सालो, हमको मंदिर के घंटा कोई भी आके बजा जाता है। नवाज भाई वो सबकी सुनता है लेकिन अपने दिल की करता है। मेरी और नवाज भाई 2 ही आदमियों की 5 इयर्स की ट्रेनिंग है। हम कला में डबल IAS हैं। एक बार अनुराग कश्यप इंटरव्यू में कहा था कि उनको कॉल आया था कि एक काफी अच्छा एक्टर है जो मुंबई छोड़ के जा रहा है और वो एक्टर आप थे। अनुराग कश्यप जी के पास बहुत काम था क्या उस समय? वो सबको काम बांट रहे थे। Hello and welcome back to Witty and Wise. A very happy new year 2025 to all. We have a very special guest for our first podcast of the year. Through the years, he has made everyone smile on the big screen. Today, let's hear him with his witty answers wisely with us. Please welcome Rajpal Yadav. हेलो सर, वेलकम टू विटी एंड वाइस। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पे। कैसे हो आप सर? थैंक यू ओम, थैंक यू। अच्छा लगा यहाँ के सब वाइब्रेशन देखा। आप सबकी पॉजिटिव एनर्जी देख के अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। जब हमें पता चला कि आप आ रहे हो हमारे पॉडकास्ट पे, माय होल टीम वाज सो एक्साइटेड कि एक हफ्ते पहले से ही क्या क्वेश्चन पूछना है, कैसे हम तैयारी करेंगे, सब उसी पे लगे पड़े थे। सो इट्स एंड हियर वी आर, सो रियली ग्रेटफुल फॉर दिस डे। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू। सब लोग आगे बढ़िए, खूब आपका पॉडकास्ट आगे बढ़े और आपका विटी एंड वाइस खूब अच्छा, सब जो आपका मकसद है उसमें आप कामयाब हो, जिसके लिए आपने ये कम्युनिकेशन के लिए, कोऑर्डिनेशन के लिए ये तैयार करवाया है। आप मेहनत कर रहे हो पूरी टीम के साथ, तो बस देश दुनिया में आपका ये चैनल सब तक पहुँचे, ऐसी शुभकामना। थैंक यू सो मच। सो सर, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन जो है, यू कम फ्रॉम अ थिएटर बैकग्राउंड, राइट? सो आपका जो थिएटर से लेके बॉलीवुड की जो जर्नी रही है, वो सफ़र कैसा था? देखिए, हम जितने भी लोग हैं इस दुनिया में, इनकी 2 मदर हमेशा रही हैं और तीसरी मदर होती है जो साइलेंट होती है, अनस्पोकन होती है। तो एक होती है आपकी जन्मभूमि, जहां आपको जन्म मिलता है, आपके पूज्य माता पिता रहते हैं। yes. और एक होती है आपकी कर्म भूमि, कि किसको कौन सी भूमि पे कर्म मिलता है। कोई विदेश जाके काम करता है, कोई अपने गांव में रह के काम करता है, कोई कहीं काम करता है। तो जन्मभूमि और कर्म भूमि, तो जन्म देने वाली माँ और कर्म देने वाली माँ, इन 2 माँओं के बीच में होती है एक दाई माँ। ओके। जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो जितना माता पिता या परिवार उनका बच्चे का ख्याल रखता है, लेकिन उस बच्चे को काढ़ने के लिए दाई माँ उसको फिजिकली बच्चे को फिट करती है अपनी मालिश से, कि कौन सा बच्चे का जो है, कौन सी हड्डी में शेप क्या होनी चाहिए, क्या उसके नाखून से लेके उसके बालों तक, वो दाई माँ जो होती है वो उस बच्चे को सजाती और संवारती है। और जैसे ही बच्चा दौड़ने लगता है या स्कूल में जाने लायक हो जाता है, उसके बाद वो माँ चली जाती है। ओके, या तो मुझे ऐसा लगता है कि जन्म तो आपके बस में नहीं होता है, लेकिन कर्म करने के लिए जो आपका आटा और आर्ट का जो
कॉम्बिनेशन बिठाने के लिए सबके जीवन में जो सबका सपना Yeah. होता है कि मैं रोटी कपड़ा और मकान के लिए क्या True. पेशा True. अख्तियार Yes. करूं, Yes. तो थिएटर मेरी दाई माँ है। Okay. Yeah. और दाई माँ आई थिंक जितना भी धन्यवाद दूं, हमारी बैकग्राउंड जो है वो मुझे जो कुछ भी दिया है वो 9 रसों का मीनिंग समझाने की समझ थिएटर ने दी हमें। Okay. Interesting. 9 रस होते हैं बॉडी में, हमारे आपके जितने भी लोग, तो उसका बड़ा प्यारा आप याद करना चाहें अपने भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में, जिसको पंचम वेद बोला जाता है, Okay. जो हवा में तैयार किया गया, जिसको भरत मुनि जी का नाट्य शास्त्र बोलते हैं। श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, बीभत्स, अद्भुत, शांत, नवारसाय। तो ये जो 9 रस बॉडी में है, इनको बराबर की ऊर्जा देने में या यहाँ तक मुझे पहुंचाने में थिएटर का ही योगदान है। Got it. Got it. वो थिएटर ने ही उतना शेप करके बॉलीवुड तक किया है जो नहीं, थिएटर ने किया है, थिएटर सिखाता है, रोज सिखाता है। राइट आज भी एक स्टूडेंट होने की समझ देता है थिएटर। राइट, गॉट इट। बट सर, आपको क्या बचपन से ही एक्टिंग का शौक था? मतलब बचपन से ही आपने डिसीजन ले लिया था कि आपको बड़े होके एक्टर ही बनना है? नहीं, डिसीजन तो हम आज भी नहीं ले पाए कि हमें एक्टर ही बनना है। अच्छा, मजाक नहीं कर रहा हूँ। ये एक्टर बनने का डिसीजन ये बहुत कठिन है। हंसी ज़रूर आ सकती है, लेकिन आज भी मेरी हैसियत नहीं है कि मैं ये कह पाऊँ कि मुझे एक्टर बनना है। एक्टर तो हूँ ही नहीं, एक्टिंग का स्टूडेंट हूँ। और ये जो कर रहा हूँ ये आज नहीं, अभी पता लगा कि ये करियर है, लेकिन शायद मैं 5 साल का होऊंगा तो भी मैं यही कर रहा था। कोई भी गांव में कोई नाटक तमाशा देख लिया तो उसको अपने घर में उसको मतलब या रामलीला देख के आए तो फिर अपने घर में आंगन में रामलीला खेल रहे हैं छोटे छोटे बच्चों के साथ। तो जो मैंने माता पिता से भी पूछा कि जो ज़्यादातर बच्चा जो होता है, जैसे मैक्सिम गोर्की का एक की किताब है माय चाइल्डहुड, राइट, तो ऐसा मानते हैं कि आपको भिनी भिनी यादें होती हैं 5-6 साल, लेकिन 7 साल के बाद मेमोरी जो है 7 साल से आपकी पहली बार डेयरी क्रॉस वो आपको याद रहती है। बराबर बराबर। तो जब से मुझे याददाश्त है तो मुझे बचपन के कुछ खेल भी याद हैं। अच्छा, तो चाहे खेल के रूप में खेलता था हाँ, या तमाशा के रूप में खेलता था, लेकिन करता ऐसे ही कुछ था। ओके। तो आई थिंक ये बाद में थिएटर में बदल गया, फिर टेलीविजन में एक्टिंग में बदल गया, फिर वो ट्रेनिंग में बदल गया। राइट राइट। 70 mm में अभिनय का मौका मिल गया, लेकिन इसकी शुरुआत पक्का वो 5-7 साल 8 साल का जब बच्चा होता है, हाँ 7 साल से वो ही दौरान से स्टार्ट हो गई थी। बट जब आपने घर पे बताया होगा, जब फैमिली को पता चला, तो उन्होंने कैसे सपोर्ट किया आपको ये एक्टिंग के इस पे? फैमिली को मैंने आज भी कुछ नहीं बताया। अच्छा, मैं अपने पिताजी से मिलता हूँ, यू कांट बिलीव ब्रदर कि मैं उनसे आज तक कभी ना अभिनय की बात की, ना कभी मैंने शुद्ध हिंदी में बात की, और ना मैंने कोई क्या पढ़ा है वो बात की। जो पिताजी भाषा बोलते थे, जो मैंने बचपन में सुनी, मैं उनकी भाषा में ही बात करता हूँ। हमारी जो स्लैंग है, जो हमारे गांव का डायलेक्ट है, बोलते हैं ना कि हर 5 कोस पे पानी और बानी बदल जाता है। तो मैं बिल्कुल उनको ये भी नहीं बताता हूँ कि मैं कौन सी फिल्म कर रहा हूँ या मैं क्या कर रहा हूँ। उनसे जब भी मिलता हूँ बहुत खुश हो जाते हैं, और फिर मैं पूछते हैं कि कब तक हो, तो हम बोलते हैं कल चले जाएंगे या परसों चले जाएंगे। राइट। और बस वो खुश रहते हैं। जब जाने को होता हूँ तो उनसे पैर छू के आशीर्वाद लेता हूँ, और जब भी निकलता हूँ तो 100 रुपए उनसे इनाम में पाता हूँ। उनको हमसे आज तक कुछ भी नहीं चाहिए। आज भी चाहे हम तीसरे दिन गांव जाएं, तब भी पिताजी बचपन में भी 100 रुपया या 10 रुपया देते थे। तो आज की डेट में 100 रुपए दे देते हैं कि ये रखो। बस वो आशीर्वाद के नाम पे वो बस इतना ही पिताजी से है। बाकी सब पिताजी से बातें करता हूँ जो पिताजी चाहते हैं या उनके गांव के सिस्टम की जो बात है,
बस उसी से मतलब नथिंग रिलेटेड टू बॉलीवुड या आज नथिंग रिलेटेड टू बॉलीवुड या माय बिजनेस, माय नथिंग। गॉट इट। सो सर, आपको बॉलीवुड में पूरे एक्टिंग इसमें इंडस्ट्री में आपको काफ़ी ज़्यादा कॉमेडी रोल्स के लिए जाना जाता है। तो ये जो कॉमेडी रोल्स का जो है सिलसिला, वो आपका एक कॉन्शियस चॉइस थी सिलेक्ट करने की, क्या वो एक नेचुरल फ्लो में हो गया था? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। आई एम द ओनली एक्टर, आई एम हैप्पी कि जिसको मैंने ना आज तक कॉमेडी की, ना मैं ट्रेजेडी समझता हूँ। मैं कला का विद्यार्थी हूँ। मुझे जो कैरेक्टर मिलता है ना, उसमें मैं डायरेक्टर की बाउंड्री समझने की कोशिश करता हूँ। ओके। कि डायरेक्टर का इंटरप्रिटेशन क्या है और राइटर को क्योंकि राइटर जो स्टोरी लिखता है, अगर एक्टर डायरेक्ट उसको समझने लगे तो फिर वो एक्टर की स्टोरी या वो उसको अपने तरीके से देखता है, एक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। लेकिन चूंकि हम लोग सिनेमा में काम करते हैं तो वो स्टोरी को हम डायरेक्टर के थ्रू समझते हैं, उसके इंटरप्रिटेशन को समझते हैं। और इंटरप्रिटेशन में डायरेक्टर डिसाइड करता है कि ये हमारी कॉमिक इंटरल्यूड की फिल्म है, या हमारी ट्रेजिक इंटरल्यूड की फिल्म है। ये जो भी है वो डायरेक्टर डिसाइड करता है, बिकॉज फिल्म इज 3 डायमेंशनल, एक्टर इज 1 डायमेंशनल, राइट। क्योंकि उसमें और 10 एक्टर हैं और 10 कलर हैं और 10 इमोशन हैं। तो वो कॉमेडी है कि ट्रेजेडी है कि स्लैपस्टिक कॉमेडी है कि कॉमेडी ऑफ एरर है कि ब्लैक कॉमेडी है कि रियलिस्टिक कॉमेडी है, या वो यथार्थ पर जो बोलते हैं कि आज की जो रियलिस्टिक बेस कंटेंट है उसका है, गॉट इट, वो डायरेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से करता हूँ। मुझे, हम लोग जब इंस्टीट्यूट में थे तो हम लोग हमेशा क्रिटिसाइज करते थे एक दूसरे को, ये टाइप कास्ट हो गया। तो मेरी लड़ाई टाइप कास्ट से है। मुझे अगर जंगल मिली तो टचवुड 99 नवंबर में जंगल की शूटिंग शुरू हुई थी। उससे पहले शूल और मस्त और दिल क्या करे, एक ही साल में कुछ 2-3 एक सीन की फिल्में की। राइट। और 2024 एग्जैक्ट 25 साल पूरे हो गए। ट्रू। और 25 साल के अंत में अभी नवंबर में भूल भुलैया 3 रिलीज हुई। और फिर एक फिल्म बनवास में भी मुझे काम मिला था, वो रिलीज हुई। 99 से 2024, उससे पहले मैं टेलीविजन में था, 97, 98, 99। राइट। मुझे लगता है कि मेरे से खुश कोई इंसान नहीं है कि जो टाइप कास्ट से हमारी लड़ाई थी। कोशिश की कि शक्ल, सूरत और फिजिक नहीं बदल सकते आप, आइज नहीं बदल सकते, लेकिन कैमरे को प्रणाम करते हुए, कैमरे को अपना सच्चा साथी मानते हुए मेंटालिटी ऑलवेज चेंज करने की कोशिश की और उसमें कामयाब रहा। तो जब कॉमेडी फिल्म हुई तो कॉमेडी में भी पहचान मिली। और इस पिछले 25 साल में कोई ऐसा साल नहीं गया है जब अगर कोई एक फिल्म अच्छी बड़ी कॉमिक की रिलीज हुई तो उसके पैरेलल कोई मुख्य भूमिका की फिल्म रिलीज हुई। जैसे उदाहरण के लिए जंगल, राइट, तो प्यार तूने किया कॉमेडी, गॉट इट, हाँ। तो कंपनी, तो मैं माधुरी दीक्षित बनना चाहती हूँ, तो मैं माधुरी दीक्षित। हंगामा, एक तरफ हंगामा सालों मंदिर का घंटा समझ के रखा है, कोई भी आके बजा जाता है, वो चारों तरफ चल रहा था, तो मैं माधुरी दीक्षित के डायलॉग भी अच्छे। राइट। एक पे लोग कुर्सी पकड़ के हंसते थे और एक में मेरा कैरेक्टर रोता था, राइट, क्लाइमेक्स ड्रामेटिक और सीरियस। तो बड़ा उस समय डर लगा था कि पता नहीं कि ये हंगामा से, ये रियलिस्टिक हंगामा जो है ये पता नहीं बर्दाश्त, लेकिन ये देश और दुनिया की ऑडियंस भगवान के बराबर है। इसको कुछ बताने की जरूरत नहीं, सूंघ लेते हैं कि क्या काम अच्छा है और क्या काम बुरा है। राइट।
फिर चुप चुप के मैं, मेरी पत्नी और वो, गॉट इट, या, फिर वक्त और रामा रामा क्या है ड्रामा। तो कभी ये, कभी लेडीज टेलर, कभी ये फिल्म अंडर ट्रायल, कभी ये फिल्म हेलो हम लल्लन बोल रहे हैं, तो कभी अभी भोपाल प्रेयर फॉर रेन, कंप्लीट इंटरनेशनल हॉलीवुड, आई प्लेड एज लीड। वेरी नाइस। देन अभी भूल भुलैया 2 रिलीज हुई तो अर्ध रिलीज हुई ZEE5 पे, OTT के ज़माने पे। फिर भूल भुलैया 2 रिलीज 3 रिलीज हुई, उससे पहले काम चालू है रिलीज हुई, वो भी उसको वर्ल्ड वाइड बहुत प्यार मिला उस फिल्म को। अभी भूल भुलैया बेबी जॉन रिलीज हो रही, और हम तुम मकतूब पलाश मुच्छाल के निर्देशन में रेडी है। राइट। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब सीरियस रोल करने का सौभाग्य मिला तो उसमें भी खूब अच्छे नंबर मिले। लेकिन आफ्टर 2000 से जब मीडिया ने, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने धावा बोला, तो आपको याद होगा कि पहले 3 चैनल थे, फिर 9 हुए, फिर 9 से और 9 हुए, आज 3000 चैनल बराबर सरवाइव कर रहे हैं। तो जो न्यूज़ जितना था, जितना रियलिस्टिक बेस सिनेमा होता था, जिसमें इमोशन होता था, ड्रामा होता था, ट्रेजेडी होती थी, वो चूंकि देश दुनिया से ही फिल्में लिखी जाती हैं बराबर, तो वो कैप्चर करने लगी मीडिया। तो जैसे आज कोई घटना हो गई, कोई दुर्घटना हो गई, तो कल अखबार में छपेगा बराबर, या रेडियो पे आएगा तब पता चलता था। या। लेकिन अभी लाइव घटना चल रही, दुर्घटना, कोई बिल्डिंग गिर रही है और उस पे 10-100 मीडिया उसको कवरेज कर रही है। तो आई थिंक 2000 के बाद में शुद्ध और शुद्ध कॉमेडी तो नहीं बोल सकता, एंटरटेन सिनेमा बनने लगा। कि रियलिस्टिक जो ट्रेजिक है, जो वो लगातार बेस पे मीडिया ने कवर करना शुरू कर दिया, और पूरे देश और दुनिया को जो है मीडिया ने एक्सपोज करने में रियलिस्टिक चीज़ों को या ट्रेजिडी वाली चीज़ों को वो लाए। तो उस समय जब एक लीड एंटरटेनर वो भी कॉमेडी कर रहा है, या एक सपोर्टिंग एंटरटेनर वो भी कॉमेडी कर रहा है, एक कॉमेडी करने वाला वो भी कॉमेडी कर रहा है, तो आई थिंक पिछले 20-25 साल में जितनी फिल्में बनी वो एंटरटेनमेंट के छाते में बनी। yes, हाँ। और उनमें अगर 500 एक्टर एक्ट्रेस या दो सब लोग काम कर रहे हैं, और उसमें भी आपकी अगर कॉमेडी के लिए भी एक पहचान है, और बड़े प्यार से एक स्थान है, तो मुझसे ज्यादा लकी कौन हो सकता है। ट्रू। तो मैं ये अपने आप को जब एनालिसिस करता हूँ, तो मैं हमेशा अपने आप को मनोरंजन कुमार मानता हूँ। ट्रू। कि मनोरंजन पैदा करने वाला तो खैर भगवान शंकर शिव जी हैं, जिन्होंने जल वायु अग्नि धरती आकाश पाताल बन के रचयिता हैं। प्रकृति नानी है, और प्रकृति की बेटी कला है, और कला के हम सब पुत्र हैं। तो इसलिए बोलते हैं ना कि प्रकृति को के छाता में रह के कोशिश की कि पिछले 25 साल में चॉइस नहीं थी, लेकिन उसमें भी अपनी चॉइस पेश कर लेना, ये मुझे लग रहा है कि सबसे ज्यादा। कि जंगल रिलीज हुई तो 100 तरीके के जंगल के रोल आ गए, या हंगामा रिलीज हुई तो हर आदमी यही कि हंगामा जैसा कुछ करना है। लेकिन वो चॉइस ना होते हुए भी हंगामा से कम ना हो कैरेक्टर, और उसमें मेंटालिटी डिफरेंट हो जाए, वो कैरेक्टर मतलब हमें वो होमवर्क करने में बड़ा। आई वॉज वेरी अवेयर कि अगर हम जरा सा चूके तो हम सेम टाइप कास्ट में जाएंगे। ट्रू। और आई एम पास आउट फ्रॉम नेशनल फॉर ड्रामा, आई एम पास आउट फ्रॉम भारतीय एकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट लखनऊ। थिएटर 12 साल किया, बचपन से ये कर रहा हूँ, तो आई नो कि लिमिटेशन क्या है। लेकिन जब लिमिटेशन आप समझने लगते हो, वहीं से तो बियॉन्ड लिमिटेशन शुरू होता है। ट्रू, वेरी वेल सेड। यस। ये जो दौरान था जब हमें आपको फिल्म्स मिल रहे थे, राइट, कोई एक प्रोसेस था कि आपको फिल्म कैसे सिलेक्ट करना है? ब्रदर, कोई ऐसा बाय टचवुड ग्रेस ऑफ गॉड ऐसा कभी भी
जैसे पिछले 25 साल में अगर हमने छोटी बड़ी, कभी 1 सीन, कभी गेस्ट अपीयरेंस, कभी या 4 सीन, कभी 40 सीन, कभी लीड, कभी सपोर्टिंग, कभी पॉजिटिव, कभी नेगेटिव, अगर हमारी जो भी फिल्में रिलीज अनरिलीज या सब मिला के कुछ डबल सेंचुरी के आसपास होंगी, राइट, ये हमें ये याद नहीं है कि एग्जैक्ट कितनी फिल्में मैं कर पाया, लेकिन जितनी फिल्में हमने की उससे 4 गुना फिल्में हमें मना करने का सौभाग्य मिला है। राइट, तो अगर हमने 200 कैरेक्टर किए तो 100% 600 कैरेक्टरों को हमने प्रणाम किया है। राइट, राइट। अब तो दौर गली से लेके आज तक जो कैरेक्टर हाथ में आया उसको छाती से लगाया तो आज तक लगा हुआ है। वेरी नाइस। और जिस कैरेक्टर को समझ नहीं पाया तो कोशिश की उससे दूर रहो। राइट, राइट। नहीं, हम भी जैसे हम देखते हैं कोई भी रोल हो, वो एक प्रोसेस जो है रोल में, हमें ऐसे लगता है कि वो राइटर जब कोई वो एक कैरेक्टर लिखता है आपके लिए तो इट फील्स लाइक वो कैरेक्टर आपके लिए लिखा हुआ है, या आपने वो कैरेक्टर में इतना जान दे दिया है, चाहे वो जैसे छुप छुप के हो, भूल भुलैया हो, फिर हेरा फेरी हो। इससे एक्टर का नुकसान होता है। ओके। जब किसी एक्टर को लेख के आप रोल लिखते हो तो आप कहानी में हो ही नहीं। मैं सारे अपने देश दुनिया के राइटरों से ये करबद्ध प्रार्थना करना चाहता हूँ कि एक्टर के लिए फिल्म मत लिखो, या आप एक स्टोरी तैयार करो जिसमें कौन एक्टर फिट हो सकता है। ये सेकेंड स्टेज है, क्योंकि जब एक्टर का चेहरा रख के आप कोई भी कैरेक्टर लिखते हो तो आप करप्ट हो जाते हो, आप राइटर नहीं रहते हो, क्योंकि आपने उसका जो देखा है उस पे आप ऑब्जर्व करके उसको फिर एक्टर का चैलेंज खत्म कर देते हो। राइट, राइट। आपकी स्टोरी में इसके लिए एक ही फिल्म जिसका उदाहरण दे सकते हैं, मुगले आजम, जो एक्टरों के लिए नहीं लिखी गई, राइट, राइट, जो स्टोरी लिखी गई, यस, फिर उसमें जो एक्टर काम करने का जिसको सौभाग्य मिला वो इतिहास हो गया। राइट। तो जब जब शोले लिखी गई तो शोले पहले कहानी लिखी गई, तब जब जब कहानी लिखी जाएगी तब इतिहास बन जाएगा, और जब जब एक्टर को देख के सीन लिखा जाएगा तो राइटर भी करप्ट है और एक्टर बेचारा वही कर पाएगा, क्योंकि आप उसको बांध ही रहे हो कि हमें वैसे ही लुक चाहिए, वैसे ही हमें वो चाहिए, वैसे ही हमें चाल चाहिए, वैसे ही हमें ढाल चाहिए। इस चीज़ को मैं कभी अप्रिशिएट नहीं करता। मैं हमेशा अपने राइटर बंधुओं को बोलता हूँ कि हमेशा जब आपकी कहानी या फिल्म आती है तो फिल्म आती है तो मतलब नई कहानी है, तो आपकी कहानी में पुराने अंशों की बदबू क्यों आती है? इत्र आना चाहिए। ओके। बट आज हम देखते हैं, आज के जनरेशन में हम किसी को भी पूछे आपने जो किरदार निभाए हैं ऑन स्क्रीन वो इतने आइकॉनिक और इतने किलर हो चुके हैं, मतलब एक जब हम देखते हैं कि छुप छुप के उसमें वो मूवी से लेके आपके जो मीम्स आज सोशल मीडिया पे ट्रेंडी है, अगर कोई कोई सैड भी है तो बस यूट्यूब पे जाके वो टाइप करता है कि राजपाल यादव मीम्स, मतलब वो इतना खुशी देता है, मतलब वो मीम्स देख के भी आज के जनरेशन के लिए। तो एक एक कैरेक्टर जैसे भूल भुलैया में आपका जो कैरेक्टर है, गरम मसाला, हंगामा, इतने सारे फिल्म्स है, सो इतने आइकॉनिक किरदार आपने निभाया, तो हम जब ऑडियंस जब हम देखते हैं तो आपने वो कैरेक्टर पे इतना जान दे दिया कि ऐसे लगता है कि आपके लिए वो कैरेक्टर्स लिखे थे, दे वर मेंट टू बी। अगर आपकी जगह कोई और रहता तो वो जस्टिफाई नहीं करता वो कैरेक्टर के लिए। थैंक यू सो मच ब्रदर, आप ये इतनी गहराई से रिकॉग्नाइज कर रहे हैं इन सब चीज़ों को, मतलब आपकी जनरेशन, बहुत अच्छी बात है। आप कैरेक्टर, अब जैसे भूल भुलैया है, 3 रिलीज हो चुके हैं, बाय ग्रेस ऑफ गॉड तीनों को बहुत अच्छे मार्क्स मिले, अच्छी। लेकिन छोटा पंडित द ओनली गाय जिसने मंजुलिका देखी है फर्स्ट में, और अभी तक वो कंफ्यूज है। छोटे पंडित की आसमान तक की संभावनाएं हैं अभी, क्योंकि छोटा पंडित जो कैरेक्टर है वो हमारे हजारों साल से लिया गया एक विदूषक का कैरेक्टर है। ट्रू।
अगर जो आदमी विदूषक नहीं समझता वो छोटा पंडित को करने में वो या तो उसको बिलो द बेल्ट कर देगा या उसको साइड या विवादित कर देगा या कुछ कर देगा, क्योंकि वो ये विदूषक हमारी संस्कृति में भरत मुनि जी के नाट्य शास्त्र में हजारों साल से एक ऐसा कैरेक्टर है जो अपनी खुद की मजाक बना के और किसी को बुरा ना लगे वो उसके लिए परफॉर्म करता है। तो मुझे अभी लग रहा है कि छोटा पंडित तीनों में अभी 10% भी अपना नहीं दे पाया है। छोटा पंडित ही 2 घंटे फिल्म को उसके लिए कि उसको क्योंकि अभी छोटा पंडित को फोरग्राउंड में रख के नहीं सोचा गया, ये बहुत अच्छी बात है। राइट। मंजुलिका पहले में वो पंडित था, उसने मंजुलिका देखी और वो तब से गड़बड़ है, अभी तक वो गड़बड़ है। राइट। तो वो एक्चुअली एक बहुत कॉमिक विदूषक है। ट्रू। और ऐसे कैरेक्टर बहुत सारे हैं, जैसे ढोल ले लो आप या वक्त ले लो या मालामाल वीकली, ये एक्चुअली सब एक न कैरिकेचरिश अलग अलग तरीके के विदूषक हैं। ये जो रियलिटी बेस्ड ड्रामा को अपने स्टाइल में पेश करते हैं। तो कोशिश करता रहता हूँ कि कोई कैरेक्टर जब आए तो अगर कैरेक्टर पुराना दिखे, क्योंकि अपनी थाली आज आपने परोसी और आपने खाना खाया और 5 साल बाद फिर वही थाली दोबारा आ जाए कि फिर खाइए, तो ऐसा लगता है कि अपना ही यस आप गेटिंग माय पॉइंट कि अपना ही खाना जो है वो छोड़ा हुआ दोबारा फिर उसको खाने की कोशिश कर रहा है। और उस चीज से उतना पढ़ा लिखा आप लोगों ने मुझे बचपन से समझ दे दी थी कि कोशिश करूंगा कि मतलब ये कैरेक्टर तो राजपाल के हैं लेकिन मेंटालिटी अलग अलग कोनों की देखने को मिले। गॉट इट। सर मेरे को एक क्वेश्चन पूछना है कि इस जनरेशन में आप कौन से ऐसे एक्टर को देखते हो कि जो हम बोल सके कि एक कॉमेडी किंग के इसमें आ रहा है? जैसे हम आपके वो जनरेशन की जो बात लेते हैं, जैसे कॉमेडी टाइमिंग्स के लिए या कॉमेडी एक्टर्स के लिए जो नाम याद आ जाता है, पहले नाम आ जाता है आपका नाम याद आ जाता है, सेकंड जॉनी लीवर जी का याद आ जाता है, थर्ड देखिए संजय मिश्रा जी का याद आ जाता है। तो वो सब इसमें आपको क्या लगता है कि इस जनरेशन में कौन ऐसा कॉमेडी किंग बन सकता है? कॉमेडी अपने आप में किंग है। ट्रू। जंगल से लेके दुनिया तक हमारी बॉडी में जो 9 रस है ना, इस जरा सी इस बॉडी को ऊब लगती है तो आदमी रिलीफ पाना चाहता है, और रिलीफ पाने के लिए आपका ब्लड सर्कुलेशन जब अच्छे तरीके से बहता है तभी शायद आपको अच्छा लगता है। मोर खुश होता है जंगल में तो वो भी पंख। ट्रू। तो जब आपका अंदर का भाव इमोशन एक बहुत अच्छे नोट पे हंसने की, जहाँ मुस्कुराने की इच्छा हो, हंसने की इच्छा हो, तो कभी भी हंसी जो है, हास्य रस है ना, वो आपकी बॉडी के रसों का राजा है। उसको कोई भी रस छू नहीं सकता। अब बोलेंगे आप किसी में संयोग है, किसी में वियोग है, किसी में करुणा है, किसी में बोलते हैं अद्भुत है, किसी में बहुत वीरता है, किसी में बहुत आदमी बोलता है उफ़ो ये नहीं होना चाहिए था। लेकिन हंसी चाहे किचन की हो और चाहे आसमान के नीचे की हो, हंसी जब आती है ना तो सामने वाला अगर उसे हंसी पता ना हो तो भी बड़ा मुस्कुरा के पूछते हो क्या हो गया, क्यों हंस रहे हो ऐसे। तो इसलिए हंसी को आज तक अंडरस्टिमेट किया गया। हमेशा हंसी को टेक ओवर किया गया है। दुनिया हंसी के कद को कोई दुनिया का बंदा छू नहीं सकता। और मैं इस पे 5 घंटे दुनिया के किसी भी सर्वश्रेष्ठ आदमी से बहस करने के लिए बहुत श्रद्धा के साथ तैयार हूं। जब तक ये दुनिया है, सिनेमा तो बहुत छोटी चीज है, जिसको प्रकृति ने पैदा किया है वो सबसे बड़ी है। और हंसी सभी रसों का राजा है। हास्य जो है, अगर जिसके अंदर हास होगा उसी के अंदर परिहास होगा।
वेरी वेल सेड। और फिर वहीं पे उपहास होगा, फिर कहीं कहीं पे आभास होगा। तो जो हर चीज का आभास पैदा करा दे, अच्छे बुरे का, उसी को तो हंसी कहते हैं और उसी को टाइमिंग कहते हैं। ट्रू ट्रू। सो आपके अकॉर्डिंग अपने इंडस्ट्री में आज के इसमें इस जनरेशन में कौन है ऐसा जो जैसे कॉमेडी के लिए हम प्रेफर कर सकते हैं? कोई एक आपके दिमाग में कोई है ऐसे कोई स्पेसिफिक एक्टर्स जिनके बारे में आप बात करना चाहते हो, जिनकी कॉमिक टाइमिंग्स भी बराबर है ये जनरेशन के हिसाब से? जो आप यहाँ पर बैठे हो, या आप डिजर्व करते हो इसलिए बैठे हो, आपकी मेहनत है इसलिए आप बैठे हो। मुझे नहीं लगता है कि राजपाल को जज करना चाहिए कि कौन बेस्ट है और कौन श्रेष्ठ है और कौन छोटा है। गॉट इट। क्योंकि एक तरफ कोई चीज है, इधर से पलट दो तो 9 दिख जाती है, इधर से पलट दो तो 6 दिख जाती है। और 6 को भी नकारा नहीं जा सकता और 9 को भी नकारा नहीं जा सकता। राइट। सिर्फ जो जहां पे उनको स्वीकारा जा सकता है। तो 100 साल के सिनेमा में जो थे वो सर्वश्रेष्ठ थे। ट्रू। जो हुए वो सर्वश्रेष्ठ हुए, जो चल रहे हैं वो सर्वश्रेष्ठ हैं और जो चलेंगे वो भी सर्वश्रेष्ठ होंगे। एक का नाम लेना बहुत, किसी की प्रतिभा को छोटा करना। अगर एक चुनाव करना पड़ेगा तो आई थिंक सिनेमा जो है, सिनेमा में नहीं एक चुना जा सकता। सिनेमा का नाम वैरायटी है, क्योंकि हम लोग आर्टिफिशियल, हम रियल जिंदगी सिनेमा में नहीं जीते हैं, ना मंच पे जीते हैं, आर्टिफिशियल जिंदगी जीते हैं। एक्टिंग या कोई क्रिएटिविटी इज नॉट रियलिटी। ट्रू। क्रिएटिविटी इज इल्यूजन ऑफ रियलिटी। तो आई थिंक इल्यूजन के लिए जो भी जहां पे है वो श्रेष्ठ। राइट। सर, आपने चाहे अमिताभ बच्चन जी हो, अक्षय कुमार जी हो या वरुण धवन हो, सो पुराने जनरेशन से लेके नए जनरेशन सबके साथ आपने काम किया हुआ है। सो आपने ऐसा उनका वर्किंग स्टाइल की बात करें तो ऐसा क्या मेजर डिफरेंस देखा है वो जनरेशन में और आज की जनरेशन में? देखिए, जनरेशन देशकाल वातावरण के अनुसार जन्म लेती है, उसके हिसाब से वो अपना जीवन जीने का प्रयास करती है। और जिन सुख सुविधाओं में आप जो मिलती हैं उनमें आप अपना बेस्ट जीने की कोशिश करते हो। आज पूरी दुनिया एक जीपीएस में है, डिजिटल वर्ल्ड है, जहाँ पे सिनेमा से लेके धीरे धीरे यूट्यूबर, इन्फ्लुएंसर से लेके पर्सनल से लेके लगभग 20-25 प्लेटफॉर्म थे। और उनकी अगर बात करते हैं तो फोटोग्राफ, ऑफिस टू ऑफिस फोटोग्राफ छोड़ना, और आज इंटरनेट में आपने हॉलीवुड, बॉलीवुड, रीजनल्स वुड सबको आपने एक मोबाइल इंसाइक्लोपीडिया में सब कुछ देख लिया। राइट। तो इनकी भी तुलना करना बहुत ही कोई मतलब ही नहीं है। राइट। उस समय के हिसाब से उन लोगों ने सर्वश्रेष्ठ मेहनत की, इसलिए वो वहां पहुंचे। आज के हिसाब से हम जो मेहनत हो रही है, इसलिए जो जहां पे है वो बना हुआ है। वो ना पुराने थे, ना पुराने हैं, ना पुराने रहे होंगे। पुराना तो कोई है ही नहीं, क्योंकि एवरी डे इज लर्निंग डे, एवरी डे इज बिगिनिंग डे, एवरी डे इज न्यू डे। दिन कैसे कह सकते हैं पुराना? जैसे अब एक बात बताइए, अमिताभ बच्चन साहब, जिनको हम प्यार से हमेशा बड़के भैया, महानायक हैं, बड़के भैया बोलते हैं। जैसे परिवार में, फिल्म इंडस्ट्री परिवार में कोई उम्र से नहीं, कर्म से भी आज 50 साल की जर्नी हो चुकी है उनकी, 60 साल की। तो 2010 में जब फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर ये सब कुछ आने लगा, एक्स यहाँ तक, तो एक 10 साल का बच्चा है, 2000 में जन्मा है, और वो इंस्टाग्राम, फेसबुक 10 साल की उम्र में चलाना सीख रहा है। और एक 60 साल से काम, 50 साल से काम कर रहा है बड़ा बच्चा, और वो भी 2000 में इंस्टाग्राम सीख रहा है, फेसबुक सीख रहा है।
तो इसमें ओल्ड कैसे हो गया कुछ? हम्म, क्योंकि इंस्टाग्राम अगर वो 10 साल के थे तब पैदा हो गया होता और आज तक इंस्टाग्राम चल रहा होता, तब उनको मान सकते थे कि वो ओल्ड हैं और हम न्यू हैं। राइट राइट। या हमारे आगे वाले हैं वो न्यू हैं। तो मुझे लगता है कि कुछ भी ना ओल्ड है। अगर सब कुछ है तो देश का वातावरण सिचुएशन के अनुसार गोल्ड है और अपने अपने तरीके से उसको अपन लेने की कोशिश कर रहे हैं। वो भी अच्छा था, ये भी अच्छा है, आगे जो भी होगा वो भी अच्छा ही होगा। एवरी डे, मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि एवरीबॉडी, कोई क्रिएटर तो है नहीं, वी आर पार्ट। हम लोग अपना अपना जीने का योगदान देते हैं। आपको, आपने कहो कि बटन दबाया, लाइट जलाई, आपका बहुत बड़ा काम हो गया कि आप मम्मी से बोलो कि मैं सो रहा था और मुझे ना कोई मिला नहीं, अचानक मुझे उठ के फिर मैंने लाइट ऑन की। तो अब इसमें अगर आप महान बन रहे हो तो कभी सोचा है कि जिसने वो बल्ब बनाया है महान हम है कि वो है? तो अब अगर बल्ब नहीं बना होता तो हो सकता है आप में से कोई बल्ब बनाने का जिम्मा ले लेता। ट्रू। लेकिन अगर बल्ब आज बन गया है, अपन उसको ऑन करने में काम समझ रहे हैं, तो आई थिंक मैं उस लेवल की बात करना चाहता हूँ कि एवरीबॉडी इज वेरी इंपॉर्टेंट, एवरी क्षण इज वेरी इंपॉर्टेंट। और कुछ भी जो है वो कल सुबह जो होगा, आज हम अपन ये बातें कर रहे हैं और कल सवेरे सवेरे उठे और अपन कल नए सूरज की बात करेंगे। राइट राइट। तो इसलिए प्रकृति कभी पुरानी नहीं पड़ती ना ब्रदर, नेचर कभी पुराना नहीं पड़ता ना। राइट। तो जब कुछ पुरानी नहीं पड़ता तो हम पुराने के चक्कर में क्यों पड़े हुए हैं? ट्रू राइट। सर, क्या बॉलीवुड में कॉमेडी एक्टर्स को रिकग्निशन मिला है? अगर हम अवार्ड शो देखते हैं तो जो बेस्ट एक्टर्स का जो अवार्ड रहता है वो हमने नोटिस किया कि वो मिलता है जिसने थ्रिलर फिल्म में काम किया हो, सीरियस फिल्म्स में काम किया हो, मिस्टीरियस हो, रोमांटिक हो, बट नॉट कॉमेडी। सो उस पे आपका क्या टेक? मेरा कोई ख्याल नहीं है, क्योंकि मैं तो परंपरा निभाने का एक इसमें पात्र हूँ, इसमें मेरा कोई सुझाव भी नहीं है। लेकिन मुझे ये नहीं मालूम है कि अगर आप बेस्ट एक्टर हो तो फिर आप बेस्ट कॉमेडी एक्टर हो कि बेस्ट ट्रेजेडी एक्टर हो, कि आपको अगर अवार्ड मिला तो उसकी कैटेगरी एक है। ओके, या मेरी नज़र में कोई अगर बेस्ट हैं तो 200 अवार्ड हैं तो 200 बेस्ट हैं। गॉट इट। अब ये किसने बनाया है कि कौन उससे एक ट्रॉफी और 10 लोगों में आप बांट रहे हो और 10 लोगों में वही ट्रॉफी एक हाथ में जाके छोटी हो जाती है, एक हाथ में जाके बड़ी कैसे हो जाती है? ऑस्कर मिला तो ऑस्कर गोज टू एवरीवन, ऑस्कर गोज टू दिस मैन, ऑस्कर। हाँ, एक चीज है उसमें कि अलग अलग कैटेगरियां होती हैं। राइट राइट। तो वो कैटेगरीज हैं, उन कैटेगरी में जैसे दूध है ना, तो घी, मक्खन, बटर, चीज, छाछ। हाँ, लेकिन वो दूध के अंश है ना। यस यस, या। तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी के अनुसार उनका कीमत बदल जाती है। तो आई थिंक वो कैटेगरी में अपन ऐसे कर सकते हैं कि उसको सरल करने के लिए। लेकिन जो ट्रॉफी चाहे सपोर्टिंग एक्टर की हो, चाहे वो कॉमिक एक्टर की हो, चाहे वो गेस्ट अपीयरेंस एक्टर की हो, चाहे बेस्ट एक्टर की हो, जिसके हाथ में ट्रॉफी है वो बेस्ट है, बेस्ट एक्टर है। वो ट्रॉफी कभी भी हाथ नहीं पहचानती, वो जिसके हाथ में जाती है वो बेस्ट। तो या तो आप अपनी ट्रॉफी को छोटा बड़ा करके इंट्रोड्यूस करो कि छोटी ट्रॉफी, बड़ी ट्रॉफी, ये ट्रॉफी, ये इसकी ट्रॉफी नहीं। गॉट इट गॉट इट। सर, आपका जैसा आपने बताया कि हम 25 इयर्स का जो एक्सपीरियंस हुआ इन फिल्म इंडस्ट्री, कहीं पे आपको कोई चीज़ का रिग्रेट रहा है कि काश वो फिल्म की होती या कुछ भी नहीं। ओके। जो मिला मेरा सौभाग्य था, या जो नहीं मिला वो मेरा दुर्भाग्य नहीं था। जो अभी मिल रहा है मेरा सौभाग्य है,
जो नहीं मिल रहा है बिल्कुल दुर्भाग्य नहीं है। Okay. जो आगे मिला वो मिलेगा, वो सौभाग्य ही होगा, और जो नहीं मिलेगा वो बिल्कुल दुर्भाग्य नहीं होगा। गॉट इट। आपने 25 इयर्स में इतनी सारी फिल्म्स की है, चाहे वो छुप छुप के हो, बुलबुलैया हो, ढोल हो, धमाल हो, फिर हेरा फेरी हो। सो ये सारे फिल्म्स में, या अपार्ट फ्रॉम दीज फिल्म्स, ऐसा कोई फेवरेट रोल रहा हो आपको जो आपके दिल से काफ़ी करीब हो, या कोई प्रोजेक्ट आपको पसंदीदा प्रोजेक्ट? नहीं, सारे रोल बहुत हैं कि एक्टर एक कुकिंग क्या शेफ की तरह होता है। राइट। उसके लिए जितनी भी डिश है ना वो सब बराबर होती हैं। उसमें खाने वाला तय करता है कि कौन सी डिश में ज़्यादा मज़ा आता है। तो अगर हम क्रिएटिव शेफ माने अपने, या क्रिएटिव दर्जी मान लें, शब्दों को जोड़ जोड़ के कुछ सिलने की कोशिश करते रहते हैं, तो मुझे लगता है कि मेरी तरफ से तो जो चाहे छोटा चाहे बड़ा, चाहे किसी में 1 लाइन बोली, चाहे किसी में 100 लाइनें बोली, मेरी तरफ से कोई उनमें न छोटा है न बड़ा है। ऑडियंस उसकी बेस्ट जज है, राइट, कि उसको कौन सा ज़्यादा कौन सा कम। मेरी तरफ से तो सारे रोल जो मिले वो जितने बड़े प्यारे हैं, मुख्य भूमिका के प्यारे हैं, उतने 1 लाइन का भी प्यारा है। गॉट इट। सो सर, यू बीइंग एन एक्टर, आप इमोशनली खुद को कैसे स्ट्रॉन्ग रखते हो? बिकॉज फॉर एग्जाम्पल, इफ इट्स अ बैड डे फॉर यू, और कोई फैन मिल जाए या कोई पैपराजी दिख जाए, तो उनके सामने तो यू कैन नॉट बी रूड और यू कैन नॉट बी सैड, राइट? उनके सामने तो यू हैव टू बी हैप्पी, राइट? तो वो इमोशंस को हाइड करना कितना ईजी हो जाता है फिर? बहुत इजी हो जाता है जब आप थोड़ा सरलता के कपड़े पहन लीजिए। मुझे लगता है कि कहीं कहीं ये सब बैलेंस करने के लिए आपके घर में टीचर होते हैं। ओके। आई थिंक 2005 मी, माय वाइफ, मेरे ब्रदर, मेरे मैनेजर, हम लोग 8, 9, 10 लोग थे, सब मेल फीमेल मिला के 8, 10 लोग। हम लोग हांगकांग गए, फिर मकाओ गए। तो मकाओ से हम लोग आ रहे थे, तो हांगकांग एयरपोर्ट पे एक परिवार था, तो काफ़ी लोग प्यार दे रहे थे, लेकिन एक परिवार के कुछ लोग थोड़ा सा, उनका बिहेव मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। ओके। तो मैं उन पे भड़क गया, और भड़कने के बाद में चलो आएगा, बात गई हो गई। मुंबई आए, थोड़ा हमारे ग्रुप में जो गए थे वो सब बहुत खुश थे, लेकिन आते हुए हांगकांग एयरपोर्ट तक सब अच्छा था। हांगकांग एयरपोर्ट से थोड़ा सा सन्नाटा आ गया था हमारे ग्रुप में। ओके। मुंबई उतरे, घर पहुंचे, तो मैंने वाइफ से पूछा क्या हो गया, मतलब सब लोग बड़े चुप चुप, जितने खुश गए थे उतने चुप चुप क्यों आए? तो वाइफ ने बोला कि आपका क्या ड्रीम था? तुमने कहा कि ड्रीम मतलब? बोले आपने यहाँ तक कुछ सोचा होगा ना। तो हमने कहा कि ड्रीम के मतलब अच्छा अभिनय करूं, खूब देश दुनिया का खूब आशीर्वाद मिले, प्यार मिले। तो बोले कि अभी क्या हुआ, ड्रीम पूरा हुआ ना आपका? तो हमने हाँ। तो फिर देश दुनिया से इरिटेशन क्यों हो रहा है आपको? मैं रात भर सो नहीं पाया उस चीज को लेके, कि कितनी बड़ी एयरपोर्ट पे मैं हल तो जोतता नहीं हूँ, एयरपोर्ट पे सब इंतजार कर रहे हैं फ्लाइट का, हम भी कर रहे हैं। एयरपोर्ट में आप कुछ भी ऐसा काम नहीं निकाल सकते जो सिक्योरिटी करवाने के बाद आप बाहर निकल सकें। तो आई थिंक उसी रात में ये डिसीजन ले लिया कि मेरा कर्म मेरे साथ, लेकिन अगर हमारा कर्म है पब्लिक की एंटरटेनर के रूप में सेवा करना, और अगर वो हमें प्यार करके हमारे साथ फोटो खिंचवाना चाहते हैं, तो उस समय 700 करोड़ लोग थे, अभी शायद 800 करोड़ लोग हो गए हैं। तो मैंने उसी दिन सपना बना लिया था कि अब 700 करोड़ लोगों से सेल्फी खिंचवाऊंगा। तो जो मिल जाता है, जहाँ पे मिल जाता है, जैसा प्यार देता है, तो मुझे लगता है कि मेरा वो सपना पूरा हो गया। इसका सपना क्या पूरा हुआ है मुझे पता नहीं। तो आई थिंक 2004 या 2005 से लगातार
कोशिश कर रहा हूँ कि पब्लिक प्लेस हो या कोई भी प्लेस ऐसा हो, राजपाल जब एक्टर के रूप में एक्टिंग करने जा रहा है तो कंप्लीट वो है और उसका चरित्र है जिसको वो जी रहा है। और अगर राजपाल परिवार के साथ है तो एक पिता कैसा होना चाहिए, एक पुत्र कैसा होना चाहिए, पति कैसा होना चाहिए, भाई कैसा होना चाहिए, बेटा कैसा होना चाहिए, उसकी कोशिश करता रहे। हम आप सब कोशिश करते हैं। और एक है प्रोफेशनल लाइफ, क्योंकि हमारी प्रोफेशनल लाइफ पब्लिक से जुड़ी हुई है, तो उसके बीच में अगर हम हैं तो पब्लिक तो है, हम भी पब्लिक हैं, तो आई थिंक फिर सारी चीज़ों का समाधान मिल जाता है। तो पब्लिक में मैं कोशिश करता हूँ कि एक वेल नोन पब्लिक की तरह रहता हूँ बस। नाइस सर, आजकल ना इंडियन सिनेमा में एक ड्रास्टिक चेंज आया हुआ है। काफ़ी लोग कंटेंट बेस्ड फिल्म्स जो होते हैं उसको प्रेफर करने लगे हैं अलॉन्ग विद कमर्शियल फिल्म्स, राइट? मे बी बिकॉज ऑफ OTT के वजह से। तो इस पे आपको क्या कहना? बहुत अच्छा, क्योंकि देखिए साल में 52 सप्ताह होते हैं और 500 फिल्में बनती हैं। किसी को अच्छी रिलीज नहीं मिलती, किसी को बेस्ट रिलीज मिल जाती है, क्योंकि 52 सप्ताह हैं। अगर एक सप्ताह में 10 फिल्में रिलीज हों तो भी बोलते हैं कि फिल्में बच जाएंगी रिलीज होने से। तो ये पहले टेलीविज़न ड्रामा, पारिवारिक ड्रामा से बहुत सारी चीज़ें टेलीविज़न ने संभाल ली थी। फिर उसके बाद में जो OTT आए तो जो कंटेंट बेस है जिसमें बहुत अलग अलग हज़ारों लोगों को अपना प्रूव करने का सौभाग्य मिला, राइट। और सिनेमा हल्का पर्दा को थोड़ा स्पेस मिला, क्योंकि ये 70 mm है ना ब्रदर, ये 10,000 करोड़ की भी फिल्म सोच लोगे ना तो भी सिनेमा खाली दिखेगा आपको कहीं न कहीं पे। ये इतना बड़ा समंदर है, इसमें जितना आप क्रिएटिव सोच सकते हो, तब भी जब आप हॉल में बैठोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ कुछ और हो सकता था। तो जो कंटेंट बेस है, जो रियलिस्टिक बेस है, जो हमारी भारतीय संस्कृति में गंगा जमनी तहजीब बोलते हैं, गली गली में जो कला रहती है उसमें रियलिस्टिक कॉमिक अलग अलग, उसको ना इन OTT के प्लेटफॉर्म के थ्रू हजारों लड़के लड़कियों को एस्टेब्लिश होने का मौका मिला। और बोलते हैं ना, कला जितनी बिखरती है उतनी निखरती है। और इसकी वजह से आई थिंक 207 कंट्री थे, तो बिकॉज ऑफ डिजिटल वर्ल्ड एंड ये OTTs, तो अभी ऐसा लगता है कि हम 207 देशों के बीच में बैठे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। yes. और सिनेमा एक ऐसा माध्यम है जिसमें आज कल बरसों जो सिनेमा के लिए डिजर्व फिल्म है वो सिनेमा में जाए, और जो उसमें उसका पेट ना भर पाए तो कम से कम मतलब OTT के माध्यम से, टेलीविज़न के माध्यम से, यूट्यूब चैनल के माध्यम से, या अपने अलग बहुत सारे आज की डेट में अलग अलग वो बन गए हैं, लेकिन बात आपकी पूरी पहुंच रही है। राइट। तो और वो भी ग्लोबली पहुंच रही है। तो ये बहुत ताली बजाने वाली बात है। मैं खुद अभी मैंने जैसे बताया कि मैंने OTT में 4-5 कार्यक्रम किए। एक अर्ध पलाश मुच्छाल ने फिल्म बनाई, बहुत अच्छा प्यार मिला। काम चालू है, बहुत अच्छा प्यार मिला। और ये जो पॉपकॉर्न है, बहुत सारी चीज़ें जो अलग अलग लोग देख लेते हैं, तो अलग अलग करने का तो सिनेमा में ऑलरेडी कर ही रहा हूँ। तो सिनेमा पहली प्रायोरिटी है, लेकिन अगर कोई अच्छा सब्जेक्ट मिल जाता है तो वेब सीरीज भी करने लायक है और वेब फिल्म भी करने लायक है। सब में अपना अपना सबका स्थान है। गॉट इट। सोशल मीडिया पे ना एक टॉपिक काफ़ी ट्रेंड हुआ था कि एक बार अनुराग कश्यप ने इंटरव्यू में कहा था कि उनको कॉल आया था सेइंग दैट के अंधेरी स्टेशन पे एक काफ़ी अच्छा एक्टर है जो मुंबई छोड़ के जा रहा है जी, राइट, और वो एक्टर आप थे।
सो ऐसा क्या डिसीजन आपने, क्यों ऐसा डिसीजन लिया था कि वो टाइम पे आपने एक्टिंग छोड़ने का सोचा? उसका क्या वो बैक स्टोरी आप बता सकते हो? हाँ, ये न्यूज़ तो काफ़ी वायरल, बहुत जहाँ मैं जाता हूँ लोग मुझसे पूछते हैं, लेकिन मेरे जीवन में उतार चढ़ाव तो पचासों आए, लेकिन एक्टिंग मेरा पहला लव और अंतिम सांस तक आखिरी लव है। राइट। अनुराग ने ये बात कहाँ से बोली मुझे पता नहीं है। 97 पेजर थे, पहली बात तो फोन आने थोड़े से 1 साल बाद शुरू होंगे। बहुत कम लोगों के पास फोन थे, पेजर। ठीक है। 20 मई 1997 मतलब 1997 20 मई को हमारा फेयरवेल हुआ NSD में, दिल्ली में। 30 जून 97 को मैं इधर आया। 13 जुलाई को मैंने स्वराज सीरियल में काम किया, क्योंकि मेरी कास्टिंग दिल्ली से मंजू दीदी थी, वो स्वराज सीरियल आता था इस पे अपने में DD पे। राइट। तो उसमें जब उन्होंने हमारा आखिरी नाटक देखा था तो वो हमें अपना नंबर दे के आई थी। तो उस समय हम लोग PCO से जाके वो फोन करते थे। वो PCOs थे उस समय। राइट राइट। तो मैं उनसे जाके मिला। 13 जुलाई को दयाल निहलानी जी के डायरेक्शन में और मंजू जी के प्रोड्यूसिंग में पुणे के एयर बड़ा जेल है उसके पीछे पहली बार हमने कैमरा फेस किया 13 जुलाई 1997। ओके। 90 उसके बाद में टिग्मांशु धूलिया जी, पंकज कपूर जी, श्याम बेनेगल जी और बहुत सारे लोगों के साथ में 97, 98, 99 99 के प्रवेश से पहले माननीय प्रकाश झा साहब का एक सीरियल आया था मुंगेरी के भाई नौरंगी लाल। ओके। तो आई वॉज प्लेइंग एज नौरंगी। तो जब टेलीविजन में लीड रोल करने लगा, राइट, तो 99 में मुझे फिल्म शूल मिली और वहाँ पे कुछ पृथ्वी थिएटर के हमारे दोस्त भी मिले। हम नवाज भाई सब लोग थे। 99 में हमारी अनुराग कश्यप से मुलाकात हुई शूल में। ओके। तो मुझे जब वहाँ पे तो कि ये राइटर हैं, तो पहली बार मेरी उनसे इंट्रोडक्शन 99 में हुई। ओके। शूल बनने के दौरान सत्या रिलीज हो चुकी थी। हाँ हाँ। ठीक है। और 99 से लेके आज तक जब फिल्मों में शिफ्ट हुआ तो 25 साल हो गए फिल्में करते हुए। 2 साल में लगभग 9-10 सीरियल किए हमने। तो कब नवाज भाई ने फ़ोन उनको कर दिया कि और वो अंधेरी स्टेशन पे एक्टर जा रहा है मुंबई छोड़ के, ये पता नहीं किसकी कहानी, मुझे पता नहीं है। ओके। और अनुराग कश्यप साहब मुझे लग रहा है कि 1997 में खुद अपना वो स्ट्रगलर ही होंगे एज ए राइटर, क्योंकि पहली फिल्म शायद उनकी शूल है। तो वो दूसरे एक्टरों को उठाने का जिम्मा किस तरीके से उठा सकते थे, आई डोंट नो, मतलब क्या ये कहानी है। Got it. लेकिन इसका कोई सिर पैर नहीं है, ये किसी दूसरे एक्टर की कहानी हो सकती है। और ईश्वर ने बचपन से लेके आज तक गली मोहल्ले से लेके इन कहानियों से मुझे हमेशा दूर रखा। और मज़ा आया, मतलब और 97 में हम 4 लड़के आए थे। नवाज भाई हमसे 1 साल पहले आ चुके थे। मैं, मनोज गोयल, संजय कुमार सोनू, अशरफुल हक और मनोहर तेली, राजीव कुमार, ये 5-6 लड़के जो हम लोग थे। और हम लोग 1997 में जब आए तो हम लोगों ने सलाह की थी, काम किसी को भी मिले
खाना सब सब खाएंगे। खाएंगे। तो वो एक ऐसा सिलसिला बना कि हम 8-9 लोग थे, तो मैटर ही नहीं करता है कौन काम कर रहा है, Got it. लेकिन शाम को खाना और हंसी ठहाके मतलब मुझे थैंक्स टू ये जमीन है जो मुंबई की, इसका 100 जन्म तक इसको शत शत नमन करूं तो भी बहुत कम है। जब से इधर आया मुंबई ने कभी भी कोई भी इस तरीके का आज तक जिसमें मुंबई छोड़ने का दुर्भाग्य हो, ऐसा कभी कोई क्षण हमारी जिंदगी में नहीं आया। जब से मैं आया मुंबई ने मुझे गोदी में बिठाया और मैं इस कर्म भूमि का पुत्र हूँ और इसने मुझे 7 समंदर में कर्म के रूप में मेरा रिश्ता बनवाया। तो मुझे लगता है कि जितना भी शुक्रिया बोलूं, जितना भी नमन करूं उतना कम है। ट्रू। सर, इफ नॉट एक्टिंग तो प्लान बी क्या होता? ये अच्छी बात है। प्लान बी क्या होता? पहली बात तो प्लान बी हमारे जिंदगी में कोई कभी आया नहीं है। ओके। जो कुछ भी है वह बनवे है। जब कोई चीज ठानी या कोई लक्ष्य बनाया, चाहे कितनी भी तकलीफें हुई, उसको हमेशा निभाया। पीठ दिखाना तो कभी सीखा नहीं। लेकिन प्लान बी के बारे में अगर आप पूछते हो तो हम प्लान ए के लिए जो संघर्ष कर रहे थे ना, 84, 85 जब आई वॉज 13-14 ईयर्स ओल्ड गाय, उस समय मैं किताबें खरीदने के लिए काम करता था। उस समय मैं मजदूरी करता था। अब उस समय मैंने दूध अपने ताऊ के साथ दूध बेचा, वो किताबें खरीदता, फिर साल भर पढ़ाई करता था। 2 महीने जो गर्मियों की छुट्टी होती थी उनमें अपने फादर के साथ काम कराता था। तो वहां से लेके मैं जब हाई स्कूल पास हुआ तो मैंने एक फॉर्म भरा OCF शाहजहानपुर। तो OCF में मैं वो भारत सरकार रक्षा मंत्रालय चलाता है उसको, वो केंद्र की नौकरी है। उसमें जैसे अपने कल्याण में भी ऑर्डिनेंस है, तो ऑर्डिनेंस क्लोथिंग फैक्ट्री का मैं फौजी टेलर हूँ 29th बैच का। जब मैं हाई स्कूल पास किया था तो फॉर्म भर दिया था, 4,000 लड़के बैठे थे, 35 का सिलेक्शन हुआ था। मैं ऑलरेडी 2 साल की ट्रेनिंग वो करके मैंने छोड़ी, करके मैं हमेशा फिर मैं थिएटर में लग गया। जब मैंने BNA कंप्लीट किया, अगर मैं कुछ नहीं करता तो लखनऊ के आकाशवाणी, दूरदर्शन, साहित्य नाटक अकेडमी या संगीत नाटक अकेडमी, उसमें मैं अच्छी पोस्ट का, अच्छा जो बोलते हैं ना कला में IAS रैंक के जो लोग होते हैं, मैं ऑलरेडी 2 साल वो कंप्लीट किया। फिर उसके बाद मैंने NSD आया। NSD में जो है 94 to 97 NSD किया। अपने आप में NSD का छात्र अगर निकला हुआ है तो डिजाइनिंग से लेके 10 डिपार्टमेंट ऐसे हैं जिसमें वो एक दिन भी एक्टिंग ना करे तो भी वो घर मकान और वो रह के, अब उसमें 10 ब्रांचेज ऐसी हैं कि आप रंगमंडल के एक्टर बन सकते हैं, आप दूरदर्शन केंद्र के आप पदाधिकारी बन सकते हैं, आप सूचना प्रसारण मंत्रालय में जा सकते हैं, मानव संसाधन विकास मंत्रालय में जा सकते हैं। आप अभी लाल बत्ती का युग नहीं है, लेकिन हमारी मेरी और नवाज भाई 2 ही आदमियों की 5 इयर्स की ट्रेनिंग है कि हम कला में IAS हैं, और वो कढ़ाई आज तक हमारे साथ में है। तो इसको प्लान बी शायद कह सकते हैं। नवाज भाई मेरी जिंदगी में वो सबकी सुनता है लेकिन अपने दिल की करता है। वो हमसे पता नहीं उम्र में बड़े हैं छोटे मुझे पता नहीं, लेकिन चूंकि 1 साल हमेशा सीनियर रहे तो हम नवाज भाई, सब लोग नवाज भाई। राइट। लेकिन नवाज भाई ने मेरे जीवन में कभी मैंने देखा कि ये बोलते हैं कि वो वीडियो में था कि 500 रुपए में भी चलेगा, काम करूंगा, ऐसा कुछ लाइन था ना, ऐसे कुछ बोला कि 500 रुपए मिल जाए तो भी चलेगा, बस काम चाहिए, पैसों की जरूरत थी कुछ। तो अनुराग कश्यप जी के पास बहुत काम था क्या उस समय? वो सबको काम बांट रहे थे।
और दूसरी चीज़, मेरे जीवन में कभी कोई ऐसी कहानी नहीं कि नवाज भाई ने किसी के सामने, नवाज भाई अगर एक दिन भूखा भी 2 दिन हो तो हम एक दूसरे को पहचान सकते हैं, या हमारा जो सर्किल था पहचान सकता था। लेकिन नवाज भाई ने कभी ऐसी हल्की बात नहीं की होगी कि कुछ भी चलेगा। हाँ, एक्टिंग के लिए कुछ भी चलेगा, लेकिन पेट भरने के लिए कुछ भी ऐसा कभी नहीं। और जहाँ तक मैं उनको जानता हूँ, ये काफ़ी ट्रेंडी हो गया था। हाँ, काफ़ी बहुत ज़्यादा हुआ। और मैं जिधर जाता हूँ देश में तो लोग बोलते हैं ये एंगल पता ही नहीं था। हाँ, ट्रू। तो इसलिए फिर मेरा पक्ष इसलिए मैंने बड़ी सरलता से रखने की कोशिश की आपके सामने। एक काफ़ी लीनियर कॉन्वर्सेशन थोड़ा करता है। व्हाट इज़ लव फॉर यू? एक हेल्दी रिलेशनशिप में रहना, उसका आपके अकॉर्डिंग डेफिनेशन क्या है हेल्दी रिलेशनशिप का? देखिए, लव 10 दिशाओं का लव होता है। आप लव को जब सिर्फ मुस्कुराने या मतलब उसमें देखते हैं तो वो लव नहीं होता है। लेकिन लव जो है वो आपका 10 दिशाओं में, आपकी आंखों में होता है। तो अगर जो आपकी चीज आंखों को अच्छी लगे देखने में, और आपकी आंखों के भाव आपके होठों पे आ जाए, तो आई थिंक वो सही लव है। ओके। और आपके लव या आपकी आंखों में बदलाव आ जाए, या कोई शहानापन आ जाए, कोई करप्शन आ जाए, कोई मोटिवेशन आ जाए, या कोई सेल्फिशनेस आ जाए, तो वो लव के चक्कर में वो मूर्ख बनना भी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया में कोई भी काम करो, चाहे परिवार के सदस्य के रूप में जियो, चाहे आप अपने, जैसे बोलते हैं कि जो भी आप जिस कर्म में हो, तो बहुत सारे लोग, अभी अपन शूटिंग कर रहे हैं, इंटरव्यू कर रहे हैं, तो और 5 लोग इसका हिस्सा हैं। क्योंकि तो मुझे ऐसा लगता है कि जहां पे आप खड़े हो, आपका आत्मविश्वास और आप में हार्डकोर परिश्रम, और दोनों में एक बहुत प्यारा कोऑर्डिनेशन बिठाने के लिए प्यार होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए। Got it. मैं उस प्रेम को मानता हूं कि आप काम करते भी अच्छे लगो, आप रोमांस करते भी अच्छे लगो, आप हंसते हुए भी अच्छे लगो, और आप चलते हुए भी अच्छे लगो, आप खड़े होते भी जब अच्छे लगते हो, तो आई थिंक वही प्यार मैं समझता हूँ। गॉट इट। सर, एक ऐसी एडवाइस जो आपको खुद को देना चाहते हो, मे बी 20 साल पहले या 25 साल पहले, अगर आपको देना रहता वो एडवाइस, तो वो क्या एडवाइस होती? विश्वास बहुत सोच समझ के करो। विश्वास सिलेक्शन की चीज है। क्योंकि ये दुनिया है, इस पे सब पे विश्वास नहीं किया जा सकता नहीं, लेकिन सब पे अविश्वास भी नहीं किया जा सकता है। तो विश्वास और अविश्वास के बीच का जो चुनाव है वो बड़ा कठिन है। तो मैं कि आप अपना जीवन सुधारने के लिए, अपना करियर बनाने के लिए, अपने पारिवारिक जीवन को अच्छा करने के लिए, या अपने सामाजिक जीवन को अच्छा करने के लिए, या अपने व्यवहारिक जीवन को अच्छा करने के लिए विश्वास को ढूंढो। विश्वास का चुनाव बहुत जरूरी है कि आप विश्वास करो और सामने वाला या आप दोनों खरे उतरो। गॉट इट। वो कोऑर्डिनेशन सिर्फ आपने विश्वास ये क्यों चुना? मतलब ट्रस्ट, अपने आप से ट्रस्ट। अभी आपको शूटिंग करने की इच्छा है और आपका दिल कह दिया कि नहीं, थोड़ा सा आराम कर लेता हूँ, अभी थोड़ा सा मन नहीं है, तो मन ने थोड़ा सा अविश्वास पैदा कर लिया, मतलब एक्साइटमेंट आपका कम कर दिया। और अगर आपके अंदर के विवेक ने मन को मार दिया तो आप हर समय बोलते हैं नहीं शूटिंग करना है। तो आप अपने आप को ट्रस्ट पे विश्वास रखने के लिए पहले तो आप अपने आप को जिंदा रखिए और फिर सामने वाले विश्वासी को चुनिए। तो काम भी आपका सफर नहीं करेगा और आपका करियर भी सफर नहीं करेगा। गॉट इट।
सो सर एक फन सेगमेंट हमने रखा है, दैट इज रैपिड फायर. थोड़े क्वेश्चंस है, हम जानना चाहते हैं और ज़्यादा आपसे. मैं स्टार्ट करता हूँ. मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, वन रोल यू विश यू हैड प्लेड. अरे बाप रे, आई थिंक द ग्रेट डिक्टेटर चार्ली चैपलिन का रोल. Amazing, nice. A movie you can watch on repeat. मुगले आजम. Your favorite dialogue from one of your movies. आई थिंक 100 डायलॉग्स हैं, लेकिन सबने सबसे ज्यादा जिसने हंगामा मचाया, मारो मारो हमको जिंदा मत छोड़ो सालो, हमको मंदिर के घंटा कोई भी आके बजा जाता है. ये आई थिंक डायलॉग ने बहुत तहल, इसकी वजह से सब वो डायलॉग बहुत पॉपुलर हुआ. कि वो करने के बाद मैंने 10 बार करने की कोशिश की कि मारो मारो हमको जिंदा मत छोड़ो सालो, लेकिन उस रेंज पे, क्योंकि वो मेंटालिटी अलग थी. लेकिन इस सालों मंदिर का घंटा समझ के रखा है, कोई भी आके बजा जाता है. आई थिंक इस डायलॉग ने हजारों डायलॉगों को जन्म दिया. राइट. कॉमेडी और ड्रामा, व्हाट डू यू एंजॉय मोर? बोथ. वन थिंग अबाउट राजपाल यादव दैट फैंस डोंट नो. राजपाल इज वेरी गंभीर पर्सन. यस, वेरी सीरियस पर्सन इन रियल लाइफ. ओके. सो सर, व्हाइल एंडिंग द पॉडकास्ट, ऐसा क्या सजेशन है जो आप अपकमिंग एक्टर्स को देना चाहते हो? बेस पे और काम करो. ओके. क्योंकि कोई भी युग आ जाए, बेस नहीं जा सकता. अभी गोली लोग बोल रहे हैं कैसे खा लेंगे तो पेट भर जाएगा, लेकिन ये अभी पॉसिबल होने में, इसको मानने में उतना ही वो लगता है जैसे साइंस बच्चा पैदा करने के लिए कोख चाहिए. राइट. टेक्निक कोई भी यूज कर लो, कोख नहीं बदल सकते सर. तो वैसे ही जो आपको ओल्ड लगता है, एक्चुअली आपको गोल्ड बनना है तो उसमें से बेस्ट चुनो कि क्या गोल्ड है. वो बेस हम बाहरी थोड़ा सा आउटस्कर्ट संभालने के चक्कर में कुछ इनर कट्स जो हैं, वो जो आपके इनर है ना, उस पे थोड़े से कमजोर दिखते हैं. हम हो या आप हो. तो मुझे लगता है कोर से थोड़ा स्ट्रांग होना चाहिए. वो उसके लिए आपको बीज बनना पड़ेगा. सीड बनिए. आप अपने आप के सीड बनिए. और सीड ओरिजिनल होता है. सीड में कांटा अगर बो दिया तो कांटे बबूल ही उगेगा बॉस. और सीड में आपने अमरूद बो दिए तो अमरूद मिलेंगे. और सीड में आपने बो दिया, और सीड जो है ना वो दिखता नहीं, वो जड़ में होता है, तना दिखता है. तो तना अगर अच्छा दिखे तो उसका पानी, उसके सोर्स कहाँ है? जड़ में. मतलब वो मिट्टी के अंदर है, वो दिख नहीं रहे. तो आप अपने आप को जिस दिन जड़ में काम करने के लिए घुसने लगेंगे, उस दिन ये आउटस्कर्ट या ये तना और भी खूबसूरत लगेगा. जिसमें कभी कभी मैं भी रोज सीखता हूँ और आप भी बस सीखने की कोशिश करता हूँ कि ऑलवेज ट्राई टू बिकम सीड of yourself. Right. Very well said. Thank you so much, sir, for coming and doing this show Witty and Wise. Thank you, brother. All the best for your future. आपने क्वेश्चन भी इतने अच्छे पूछे, और पूरी टीम को ढेर सारी शुभकामनाएं. और आप सब, जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है आपके माध्यम से, ढेर सारा प्यार. जो कुछ भी अभिनय में अच्छा कर पाए, जो भी, सब आपका है. मैं तो एक बीज हूँ. कोशिश करूँगा कि अच्छी जो है, आपको बीज क्या देता है? फल देता है. राइट. तो फल कैसा आएगा वो आप डिसाइड नहीं कर सकते. फल पक पाएगा कि वो भी डिसाइड नहीं कर सकते. पता फल लग गया, वो आंधी में आके टूट गया. राइट. वो अध पका. लेकिन ऑलवेज ट्राई टू बिकम सीड. तो सीड में ये है कि अगर फल टूट भी गया तो तुरंत दूसरा उग जाएगा. राइट. वेरी वेल सेड. थैंक यू सो मच. लव यू. गॉड ब्लेस यू. वेल, ये पॉडकास्ट में तो हमें काफ़ी मज़ा आया. होपिंग आप सबको भी राजपाल सर को सुनकर अच्छा ही लगा होगा. लेट अस नो योर फीडबैक इन द कमेंट्स बिलो. You know what to do next. Like, share and subscribe to Witty and Wise.